करते हैं अपन रीएनालिसिस का सॉरी रियल एनालिसिस का चैप्टर नंबर 1 जो कि काउंटेबल है अनकाउंटेबल या काउंटेबिलिटी। ठीक है, पहला डेफिनेशन कुछ बेसिक डेफिनेशन है जो समझ लेते हैं। सेट की डेफिनेशन क्या होती है? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। एक तो कलेक्शन होना चाहिए, दूसरा वेल डिफाइंड होना चाहिए और डिस्टिंक्ट होना चाहिए। सपोज दैट कि मैंने एस ले लिया 1 1 2 3 3 4, तो ये कलेक्शन है बट डिस्टिंक्ट नहीं है, तो इसको मैं ऐसा अगर लिख दूं तो ये मेरा डिस्टिंक्ट हो गया। दूसरा कह रहा है कि वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड मतलब कलेक्शन में जो भी एलिमेंट आएंगे उसमें ये नहीं होना चाहिए कि ये इस सेट में आएगा कि नहीं आएगा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सपोज दैट कि मैंने यहाँ पे कुछ ब्रैकेट लिया है, इसमें मैंने कुछ भी बोला कि इसमें डालो, तो अगर मैंने बोल दिया कि इसमें पीले रंग वाले फ्रूट फ्रूट डालो डालो अगर पीले रंग वाले अगर फ्रूट डालते हैं तो वो कोई भी हो सकता है। कौन सा? पपीता भी हो सकता है, नारंगी भी हो सकती है, अनानास भी हो सकता है। ऐसे बहुत सारे फ्रूट हो सकते हैं जो इसमें जाएंगे, लेकिन मैंने बोल दिया पीले रंग के। मैं बोलता कि फ्रूट डालो तो सारे फ्रूट जाते इसके अंदर, लेकिन मेरे को पता है कि मेरे को ये चीज डालनी है, तो वो होना चाहिए। मतलब पता होना चाहिए कि इसके अंदर कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। अगर मेरे को नहीं क्लियरली पता चल रहा है कि इसके अंदर कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा, मतलब कंफ्यूजन है। जैसे मैं ले लूं दुनिया के सारे, मैं लिख दूं बेस्ट क्रिकेटर। ठीक है, बेस्ट क्रिकेटर। अब इसमें बेस्ट क्रिकेटर मेरे लिए धोनी होगा, किसी के लिए कोहली होगा, किसी के लिए कोई और होगा, किसी के लिए आउट ऑफ इंडिया होगा। तो अपन को कंफ्यूजन है कि इसमें के अंदर कौन से जाएंगे, विराट जाएगा कि कोहली जाएगा कि जडेजा जाएगा कि एनीथिंग। कंफ्यूजन है, तो उसको बोलते हैं कंफ्यूजन नहीं हो, मतलब वेल डिफाइन हो। ठीक है, दूसरा अगर एस मेरा सेट है तो यहाँ पे कलेक्शन होगा और यहाँ पे रूल होगा। जैसे मेरा एक्स कहाँ से आ रहा है? रियल नंबर से, तो ये हो गया मेरा कलेक्शन। रूल क्या कह रहा है कि ये होना चाहिए, मतलब एक्स लेस देन इक्वल टू -1 होना चाहिए। मतलब एक -1 से सारे छोटे नंबर होने चाहिए इस कलेक्शन में। -1 से चेंज हो जाएगी ना इक्वलिटी, सॉरी, हाँ इक्वलिटी चेंज हो जाएगी। तो ये हो गया मेरे -1 से सारे बड़े नंबर होने चाहिए। और इंफिनिटी हमेशा अपन को पता नहीं होता है, तो ये क्लोज ओपन इंटरवल होता है उसके ऊपर। तो इसमें एलिमेंट आएंगे ये वाले पूरे के पूरे। ठीक है, ऐसे अगर मेरे पास नेचुरल नंबर ये क्या हो गया मेरा कलेक्शन, ये मेरे पास रूल डिफाइंड है, तो ये दोनों चीज होनी चाहिए। अब जैसे मैंने अल्फा मैंने -2 ले लिया, तो अल्फा बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, डजंट बिलोंग्स टू, क्योंकि 2 इज नॉट नेचुरल नंबर, तो वो कलेक्शन में ही नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये मेरा सेट नहीं होगा। दूसरा, अल्फा में 11 ले लूँ तो अल्फा बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यस, तो सेकंड केस करते हैं फिर।
x alpha is less than equal to 10, no, 11 is not less than equal to 2, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है, तो ये भी मेरा सेट नहीं होगा। सिमिलरली ये भी मेरा सेट नहीं होगा, ये मेरा सेट होगा, क्योंकि 4 मेरा नेचुरल नंबर है और 4 10 से बड़ा, 10 से छोटा है, ये 10 आएंगे सारे, ठीक है, ये गलत है, ये 10 आएंगे, ये 10 से सारे, ये 4 मेरा 10 से छोटा है, तो ये वाला मेरा सेट है। दूसरा ये मीनिंग लिखा है कि कलेक्शन मेरा सेट गारंटीड कि कलेक्शन मेरा डिस्टिंक्ट होगा, बट कलेक्शन नॉट गारंटेड कि सेट मेरा डिस्टिंक्ट होगा। तो अगर ये मेरा कलेक्शन है बट नॉट सेट, क्योंकि ये डिस्टिंक्ट नहीं है, तो ये मेरा क्या है, कलेक्शन बट नॉट सेट। वर्ड ऑफ वेल डिफाइंड का मैंने बता दिया कि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कौन उसमें बिलोंग करेगा कलेक्शन में और नॉट नहीं करेगा, ठीक है। अब सेट के दो रिप्रेजेंटेशन होते हैं, एक टैबुलर फॉर्म एक होता है, और इसको ऑल्सो कॉल्ड रोस्टर फॉर्म, और एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म। इसके दो फॉर्म होते हैं, रोस्टर फॉर्म और एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में क्या करते हैं अपन कि मेरे को सेट इस तरीके, जैसे सेट ऑफ ऑल इंग्लिश वॉवल्स, तो वो क्या होते हैं ए आई ए, तो ये मेरा रोस्टर फॉर्म हो गई, ये मेरी सेट बिल्डर फॉर्म हो गई, ठीक है। अब ये मेरे को सेट गिवन है, तो ये रोस्टर फॉर्म हो गया इसका। इसके बाद ये इसमें से डिस्टिंक्ट लिखेंगे, ये कलेक्शन है, कलेक्शन क्या हो जाएगा इसका, अगर मैं वी लिखूँ तो कलेक्शन हो जाएगा एम आई एस एस आई आई ऐसा, लेकिन सेट बनाना है तो वी इज इक्वल टू डिस्टिंक्ट होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, नो रिपीटिशन इज अलाउड, अगर रिपीट करेगा तो क्या होगा, सेट नहीं रहेगा, सेट नहीं रहेगा, वो कलेक्शन बन जाएगा। और ऑर्डर ऑफ एलिमेंट नॉट इम्पोर्टेंट, ये मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 3 4 1, तो इसका ऑर्डर इज नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट है कि सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म को क्या लिखते हैं, यहाँ पे अपन कलेक्शन लिखते हैं और यहाँ पे अपन उसकी प्रॉपर्टीज लिखते हैं जो उसको सेटिस्फाई करे, जैसे मेरे पास ये सेट है तो ये कलेक्शन है, एस इज ऑड नंबर लेस देन 9, लेस देन 9 मतलब 7 आ जाएगा। ये मेरा सेट बी है, बी क्या कह रहा है, एस मेरा कलेक्शन है, तो मैं अगर इस वाले एलिमेंट रखूँ और एन कहाँ से ले लिया, नेचुरल नंबर से, एन इज 6, तो देखा अगर एन की वैल्यू 1 लो तो 2/3, फर्स्ट एलिमेंट मिल गया, एन की वैल्यू 2 लो तो 4, 2 इंटू 2 4, 4/5, तो ये सेकेंड एलिमेंट मिल गया। अगर एन की वैल्यू में 6 लेनी है, मैक्सिमम 6 लेनी है, तो एन की वैल्यू अगर मैं 6 लूँ तो 12/13, जो कि लास्ट वाला एलिमेंट मिल गया, तो मेरा ये सेट बिल्डर फॉर्म बन गया। अब आता है कि ऑर्डर्ड पेयर और अनऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। अगर ए कॉमा बी इज नॉट सेम एज बी कॉमा ए, तो मेरा कहलाता है ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर। और अगर मेरा कॉमा बी इज सेम एज बी कॉमा ए, तो कहलाता है अनऑर्डर्ड पेयर। जैसे मेरा एस ये सेट है, इसमें ये ए कॉमा बी नॉट बी कॉमा ए सेम हो नहीं होना चाहिए, हो नहीं हो उससे अपन की कोई गारंटी नहीं है, तो ये कितना है, ए 2 3 4 5 6, तो इसके ऑर्डर्ड पेयर कितने हुए, 6। अनऑर्डर्ड पेयर में क्या होना चाहिए कि ए कॉमा बी सेम है, तो ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट एक हो जाएगा, ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट एक हो जाएगा, तो ये हो गया, ये एक हो गए, ये दोनों एक हो गए, तो ये 1 2 3 और 4, अनऑर्डर्ड पेयर कितना है, 4। एम्प्टी सेट क्या होता है, वो सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो उसको बोलते हैं एम्प्टी सेट। जैसे एग्जांपल के लिए ये ले लिया x, ये मैंने रूल लिख दिया,
कि एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्व टू जीरो, तो इसके फैक्टर क्या आएंगे, प्लस माइनस आयोटा, जो कि डजंट बिलोंग्स टू एस। तो ए में कौन सा एलिमेंट आया, कुछ भी नहीं आया, तो 5। एक्स इज, एक्स मैंने लिया, एक्स इज इवन प्राइम ग्रेटर देन टू, तो अपन जानते हैं कि एक ही प्राइम नंबर होता है, प्राइम नंबर केवल एक ही होता है, वो भी टू, उसने बोला ग्रेटर देन टू, ये भी मेरा 5 आ गया। इसको ऑल्सो एम्प्टी सेट, वॉइड सेट, नल सेट, ठीक है। सिंगलटन सेट क्या कहते हैं कि ओनली वन एलिमेंट हो, उस सेट में केवल एक ही एलिमेंट आए, उसको बोलते हैं सिंगलटन सेट। ये एक्स मेरा रियल नंबर चाह रहा है, वो कह रहा है कि रूट एक्स प्लस माइनस ऑफ एक्स इज इक्व टू जीरो, ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा और ये ऑलवेज नेगेटिव होगा। ये ऑलवेज पॉजिटिव का मतलब एक्स इज ये, और इसका एक्स इज लेस देन जीरो। ऐसा नंबर जो एक टाइम पे पॉजिटिव हो, एक टाइम पे नेगेटिव हो, तो दोनों इनसे, अगर मैं इनसे दोनों से मिलाऊं, तो इन दोनों से क्या आएगा, एक्स इज इक्व टू जीरो। तो मेरा एक में एलिमेंट क्या आ गया, 1। ए सेट ओनली फाइनाइट नंबर एलिमेंट, उसमें फाइनाइट ऑफ नंबर एलिमेंट आए, जैसे 10, 12, 15, 20 करोड़, 2 करोड़, उसको बोलते हैं फाइनाइट सेट। ये मेरा रूल है, और ये एक्स मेरा जेड से आ रहा है, एक्स माइनस वन इज लेस देन इक्व टू टू, मॉड ऑफ एक्स माइनस वन इज लेस देन इक्व टू टू, इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस टू इज लेस देन, इज वन इज लेस देन टू। अगर मैं वंस ऐड कर दूं, तो टू प्लस वन इज लेस देन एक्स माइनस वन प्लस वन इज लेस देन टू प्लस वन, तो ये क्या हो गया, माइनस वन इज लेस देन एक्स इज लेस देन थ्री। तो एक्स की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, एक्स मेरा कहाँ से आ रहा है, जेड से, एक्स की वैल्यू माइनस वन, जीरो, वन, टू, थ्री, तो ये क्या हो गया मेरा फाइनाइट सेट, ए इज माई फाइनाइट सेट। ऑर्डर ऑफ फाइनाइट सेट, ये कार्डिनलिटी ऑफ द सेट। ऑर्डर ऑफ फाइनाइट सेट क्या कहते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए फाइनाइट सेट, इट इज कॉल्ड एज कार्डिनल नंबर या फिर फाइनाइट सेट। इसको डिनोट करते हैं इससे या इससे या एन ऑफ इससे। अभी जो मैंने ये सेट लिया था उसके एलिमेंट्स आए थे ये, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, एक, दो, तीन, चार, पाँच, तो कार्डिनलिटी ऑफ ए कितनी आएगी, पाँच। इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट क्या होता है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हो उसमें, उसको बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। जैसे यही मैं ले ले, मॉड एक्स माइनस वन इज लेस देन इक्व टू टू, ये क्या आया था मेरा, माइनस वन इज लेस देन एक्स इज लेस देन टू। अगर एक्स मेरा रियल नंबर से है, तो मेरा ये इंटरवल बन जाएगा ये वाला, सॉरी थ्री, ये थ्री आया था, थ्री, तो इस ये मेरा इनफाइनाइट सेट हो गया। कार्डिनलिटी ऑफ एम्प्टी सेट इज जीरो, कार्डिनलिटी ऑफ सिंगलटन सेट इज वन। इक्वल सेट, इक्वल सेट क्या होता है कि every element of A is also element of B, and if every element of V is also an element of A is called as equal set, equal set। जैसे A मैंने ये ले लिया, ये कौन से फॉर्म में दिया हुआ है, सेट बिल्डर फॉर्म में, इसको रोस्टर फॉर्म में अगर मैं बनाऊं, तो ये क्या आएगा, एफ ओ एल डब्ल्यू। सेट मेरा भी क्या दिया है, ये भी सेट बिल्डर में दिया है, तो इसको अगर मैं रोस्टर में बनाऊं, तो डब्ल्यू ओ एल एफ, तो ए, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ वी, तो इसके सारे एलिमेंट बी में है, यस। एवरी एलिमेंट ऑफ वी इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ ए,
बी के सारे एलिमेंट ए में है, यस, तो ए इज इक्वल टू बी हो गया। ठीक है। सेकंड, ए मेरा ये सेट गिवन है, बी मेरे क्या कह रहा है कि x इज इक्वल टू 2n और n मेरा इससे बिलोंग कर रहा है। तो n की वैल्यू अगर मैं, और n नेचुरल नंबर से आ रहा है, तो x की n की वैल्यू अगर मैं 1 रखूँ तो 2 आएगा, n की वैल्यू 2 रखूंगा तो 4 आएगा, n की वैल्यू 3 रखूंगा तो 6 आएगा, n की वैल्यू 8 रखूंगा तो 4 आएगा। तो ये मेरा ए है, ये मेरा बी है। ए के सारे एलिमेंट बी में उपलब्ध है, बी के सारे एलिमेंट ए में उपलब्ध है। ए इज इक्वल टू बी। नेक्स्ट डेफिनेशन है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट क्या कहते हैं? टू सेट आर फाइनाइट सेट आर इक्विवेलेंट इफ देयर कार्डिनल नंबर आर सेम। उसकी कार्डिनलिटी सेम होनी चाहिए। जैसे ही इसकी कार्डिनलिटी कितनी होगी, नंबर ऑफ, कार्डिनल क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 1 2 3 4, तो ये 4। इसमें कार्डिनल नंबर क्या है? कार्डिनल 4। इसमें एलिमेंट कितने हैं? 4। तो कार्डिनलिटी ऑफ ए, कार्डिनलिटी ऑफ बी इज इक्वल है, तो ये कहलाता है इक्विवेलेंट सेट। इक्वल सेट इज ऑलवेज इक्विवेलेंट सेट बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। यही देख लीजिए, एग्जांपल ले लें। ए के सारे एलिमेंट बी में है? नहीं, एक भी एलिमेंट नहीं है, ये नॉट इक्वल टू बी। बट कार्डिनल मतलब ये इक्विवेलेंट है, कार्डिनल ऑफ बी इज इक्वल टू। ठीक है। सबसेट, सबसेट क्या कहता है कि A and B are two set if every element of A is also element of B। मतलब A के सारी एलिमेंट B में होने चाहिए। जैसे मैंने अगर ये ले लिए और B मैंने ले लिया 1 2 3 A B C, तो A के सारे एलिमेंट B में होना चाहिए, तो अपन कह देते हैं A इज सबसेट ऑफ B। ठीक है। नेक्स्ट, अगर X, सपोज दैट ये मेरा एक सेट है, ये मेरा सेट है, ये मेरा ए सेट है, ये मेरा बी सेट है। कह रहा है कि x बिलोंग्स टू ए, तो x अगर इसमें है, देन x बिलोंग्स टू बी, x ऑल्सो इसमें है, तो अपन कह देंगे ए इज सबसेट ऑफ बी। इफ देयर एग्जिस्ट ए, देयर एग्जिस्ट x, इसमें x बिलोंग है, ठीक है, ए सेट में, और सच दैट देयर डज नॉट बिलोंग्स टू बी, ये यहाँ पे देयर डज नॉट एग्जिस्ट। देयर मतलब मैं वापस से, ये मेरा एक सेट ए है, ये मेरा सेट बी है, ये मेरा सेट ए है, ये मेरा सेट बी है। देयर डज नॉट मतलब ए एक्स में नहीं, एक्स में नहीं है, और कह रहा है कि एक्स बी में भी बिलोंग नहीं कर रहा है, एक्स मतलब इसमें भी नहीं है, तो मेरा ए इज सबसेट ऑफ बी। जैसे एग्जांपल लेवे इसके थ्रू, तो फाइव इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक है। और इटसेल्फ, ठीक है। प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट क्या होता है कि ए इज सबसेट ऑफ बी, ए इज सबसेट ऑफ बी बट ए नॉट इक्वल टू बी। ए इक्वल नहीं होना चाहिए बी के, तो उसको बोलते हैं प्रॉपर सेट, प्रॉपर सबसेट। जैसे एग्जांपल है, सबसेट को डिनोट करते अपन ए इज सबसेट ऑफ बी, एंड प्रॉपर सबसेट को डिनोट करते हैं या तो इस तरीके से या फिर इस तरीके से। ठीक है। तो मेरे को पहले बोला प्रॉपर सबसेट, ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ए बी के इक्वल है नहीं, ए के सारे एलिमेंट बी में है, मतलब ए मेरा सबसेट तो है, ए इज इक्वल टू बी है नहीं, ए नॉट इक्वल टू बी, क्योंकि ए में एलिमेंट 5 है, सॉरी 3 है, और बी में एलिमेंट 5 है, तो मेरा ए नॉट इक्वल टू बी है, तो यस दिस इज माई प्रॉपर सबसेट। सेकंड, सेकंड क्या कह रहा है, सी इज सबसेट ऑफ बी, सी में एलिमेंट 5 है, सी के सारे एलिमेंट बी में है, यस, यस, तो ये सी इज माई प्रॉपर सबसेट।
कह रहा है कि ए इज सबसेट ऑफ बी, ए के सारे एलिमेंट बी में है, यस, तो ए इज सबसेट ऑफ, सी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, पहले चेक करेंगे कि सबसेट है क्या, सी के सारे एलिमेंट बी में है, यस, तो ए इज सबसेट ऑफ बी, सी इज सबसेट ऑफ बी, एंड सी नॉट इक्वल टू बी, सी सी में कितने एलिमेंट है, एक दो तीन चार पाँच, बी में क्या है, एक दो तीन चार पाँच, तो ए इज इक्वल टू बी, सी सी मतलब इक्वल सेट है, ये दोनों इक्वल सेट है, ए के साथ बी के सारे एलिमेंट सी में है और सी के सारे एलिमेंट बी में है, तो ए इज इक्वल टू बी हो गया, ए इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू बी हो गया, लेकिन अपन को चाहिए प्रॉपर सबसेट के लिए नॉट इक्वल टू, दैट वाइज ये कैंसिल हो गया। एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, कैसे, अगर मेरा ये ए है और ये भी मेरा है, तो ए के सारे एलिमेंट तो ए में हो गई, ए इज सबसेट ऑफ ए, एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, अभी बताया था मैंने, तो नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ होल नंबर इज सबसेट ऑफ इंटीजर नंबर इज सबसेट ऑफ रैशनल नंबर इज सबसेट ऑफ रियल नंबर इज सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, total number of subset of finite set is 2 raised to power n, और total number of proper subset is 2 raised to power minus 1। एक एग्जांपल, ये मेरे को एग्जांपल गिवन है, तो अपन क्या करते हैं इसके सबसेट, अगर मैं डायरेक्टली चेक करता हूँ तो इसके 2 की पावर 3 8 आएंगे, लेकिन आएंगे कौन कौन से, जो 0 एलिमेंट कंटेंट करें, 1 एलिमेंट कंटेंट करे, 2 एलिमेंट कंटेंट करे एंड 3 एलिमेंट कंटेंट करे, तो 0 एलिमेंट कंटेंट करेगा तो वो ऑलवेज 5 होगा, 1 एलिमेंट कंटेंट करेगा तो वो कौन कौन से होंगे 1 2 एंड 3, एंड 3 एलिमेंट कंटेंट करेंगे वो कौन से होंगे 1 2 2 3 1 3, एंड 3 एलिमेंट कंटेंट करेंगे 1 2 3 या बाकी कुछ नहीं हो सकता, तो ये कितने हैं 3 में से एन 3 3C0, ये कितने हैं 3C कितना है 1 2 3 में से 1 चॉइस 3, ये सारे एलिमेंट आएंगे, अगर मेरे को एलिमेंट नहीं पता चल रहा है तो इसमें तो मेरे को पता चल गया था कि एक 5 आ रहा है, एक 1 एलिमेंट के 3 एलिमेंट है, ये है और ये है, तो टोटल कितने हुए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो एक तरीका तो हो गया कि मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला बता दिया 2 रेज़ टू पावर n, एक तरीका कि इस तरीके के एलिमेंट देख लिए हुए तो पता चल गया 8 कौन कौन से हैं, या फिर ये भी पता नहीं कर रहे तो अपन क्या करेंगे डायरेक्टली फॉर्मूला अपन को पता होता है एनसीएम, तो कितने एलिमेंट कितने एन है 3, तो 3 में से पहले 0 वाले एलिमेंट चूज करेंगे, फिर 1 वाले, फिर 2 वाले और फिर 3 वाले, तो इन सब का निकाल लेना और निकाल के जो एलिमेंट आएगा वो 8 ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, पावर सेट क्या होता है, कलेक्शन ऑल सबसेट ऑफ कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट इज कॉल्ड पावर सेट, तो इसके पावर सेट कितने आएंगे, ये सारे पावर सेट, ये कलेक्शन, ये सारे सबसेट है इसके, 0 एलिमेंट वाले, 1 एलिमेंट वाले, 2 एलिमेंट वाले, 3 एलिमेंट वाले, तो नंबर ऑफ पावर सेट कितने हो जाएंगे, अगर n उसकी कार्डिनलिटी है एक ही, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ये पावर सेट में कितने जाएंगे 2 की पावर n, ठीक है। अब आता है यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट क्या होता है कि जैसे मैंने मान ले कि पूरा ब्रह्मांड ले लिया और ब्रह्मांड में से कुछ चॉइस कर रहा हूँ, तो उसको ये मेरा यूनिवर्सल सेट है, और इसमें से मैं कुछ चॉइस कर रहा हूँ उसको बोलते हैं अपन ऑल द पॉसिबल, जैसे अगर मैं ये नेचुरल नंबर ले लूँ, ये मैं नेचुरल नंबर ले लेता हूँ, ए में ले लेता हूँ
कुछ नंबर, सपोज दैट कि ए ले लिया है और अभी मैं ले लेता हूँ ये, तो जो नेचुरल नंबर होगा वो मेरा कहलाएगा यूनिवर्सल सेट। ठीक है, सिंपली मीनिंग ऑफ यूनिवर्सल सेट मतलब ऑल पॉसिबल एलिमेंट। जैसे अगर मैं ये एन ले लूँ तो एन के सारे ही पॉसिबल है। ठीक है, एक एग्जांपल के थ्रू समझ ले कि यू मैंने ये ले लिया 1 to 6, ए मैंने ये ले लिया, बी मैंने ये ले लिया, तो ये मेरा ए, ये मेरा बी। तो ए में क्या है 3 4 5, बी में क्या है 1 और 5, और यूनिवर्सल सेट में क्या है 1 2 3 4 5 6, तो 2 2 3 यूनिवर्सल सेट में, उसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। ठीक है, अब आता है यूनियन। यूनियन क्या होता है कि जो भी एक्स सेट है और जो भी बी सेट है उन सारे, तो ई यूनियन बी कहते हैं उन सारे एलिमेंट का कलेक्शन, जो इसमें एलिमेंट है, जो इसमें एलिमेंट है, सपोज दैट इसमें प्लस वाले एलिमेंट है, इसमें माइनस वाले एलिमेंट है, तो इसमें प्लस माइनस दोनों वाले एलिमेंट आ जाते हैं, लेकिन डिस्टिंक्ट होना चाहिए तभी सेट कहलाएगा ये। जैसे सपोज दैट कि इसमें 1 2 3 है और इसमें 2 3 5 है, तो इसमें आएगा 1 2 3 5। अगर इसका यूनियन डिफाइन करते हैं तो इस तरीके से इसका यूनियन डिफाइन होता है। और जो आई है वो है इंडेक्स सेट। इंडेक्स सेट का मतलब होता है लेवलिंग। लेवलिंग मतलब कि आई कहाँ तक जा रहा है, u इज इक्वल टू आई बिलोंग्स टू 10 100, तो इंडेक्स सेट इज 1 2 3 4 5 100, तो ये कहलाता है मेरा इंडेक्स सेट। लेबलिंग, लेबलिंग मतलब 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 4, 5 ऐसे सो on, उसको बोलते हैं इंडेक्स यूनियन ऑफ सेट। फिर आता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि ए में जो एलिमेंट है, बी में जो एलिमेंट है, तो इन दो, अगर मेरे को इंटरसेक्शन निकालना है, इन दोनों में जितने भी कॉमन एलिमेंट है उसको बोलते हैं इंटरसेक्शन, जो दोनों में लाइज करें। देख अगर डायग्राम से, ये मेरा ए सेट था, ये मेरा बी सेट था, तो जो पूरा है उसको बोलते हैं ए यूनियन बी। और जो कॉमन, ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, कॉमन जो है उसको बोलते हैं अपन इंटरसेक्शन। नेक्स्ट है मेरा इंटरसेक्शन, मैंने बता दिया। अब बताया डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट का मतलब होता है कि ए इंटरसेक्शन बी करो तो मेरे को 5 मिल जाए, तो उसको बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। डिफरेंस, डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस होता है कि मेरा अगर ए सेट है, मेरा बी सेट है, तो मेरे को अगर ए माइनस बी निकालना है, तो ए माइनस बी निकालना है मतलब जो सारे एलिमेंट ए में है लेकिन बी में नहीं है, वो सारे एलिमेंट जो ए में है बट बी में नहीं है। जैसे सपोज दैट कि ये 1 2 3 है, ए में है बी में नहीं, 2 3 2 4 5 2 4 5, तो मेरा ए माइनस बी करेंगे तो ये आ जाएगा 1 और 3, जो ए में है बट बी में नहीं है। और अगर बी माइनस ए करेंगे तो मेरा आएगा 4 5, जो बी में है बट ए में नहीं है। सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस का होता है कि सिमेट्रिक डिफरेंस इज ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। तो ए माइनस, मैं अगर ये सेट ले लेता हूँ तो एक माइनस बी आया मेरा 1 3, ये आया 4, यूनियन का मतलब क्या होता है ऑल द सारे एलिमेंट, ये आया मेरा ए सिमेट्रिक डिफरेंस वी। ठीक है, अगर यहाँ पे इसका डायग्राम बनाना चाहे तो डायग्राम बना सकते हैं। ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, तो इसकी डेफिनेशन अगर मेरे को ए माइनस बी फाइंड आउट करना है तो ये वाला पोर्शन आएगा,
ये यहाँ तक आएगा, लेकिन तो ये वाला पोर्शन मेरा a माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है कि अगर मेरा U यूनिवर्सल सेट है, A मेरा कोई सेट है, तो मेरा यूनिवर्सल सेट में से अगर मैं A को हटा दूं तो वो कहलाता है मेरा A कॉम्प्लीमेंट। जैसे n A मेरा n है और यूनिवर्सल सेट मेरा R है, तो मेरा A कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा R माइनस n। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट, कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे करते हैं दो सेट का, कि अगर मेरे को सेट गिवन है तो ऑर्डर्ड पेयर में लिखते हैं। ऑर्डर्ड पेयर मैंने बताया था, क्या बताया था कि A कॉमा B इज नॉट सेम एज B कॉमा A, B कॉमा A। तो अगर मेरा A 1 2 3 है, B मेरा 1 4 5 है, तो A क्रॉस B कर कैसे करते हैं, A कार्टेशियन प्रोडक्ट B कैसे करते हैं, 1 का 1 से, 1 का 4 से, 1 का 5 से, फिर 1 का 2 से, 2 का 1 से, 2 का 4 से, 2 का 5 से, 3 का 1 से, 3 का 4 से, 3 का 5 से। तो ये मेरा आ गया कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। इसकी कार्डिनलिटी कितनी होगी, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इज, मतलब ये हो गया ऑर्डर ऑफ ए, ए इज अगर पी है और ऑर्डर ऑफ बी मेरा क्यू है, ऑर्डर ऑफ बी मेरा क्यू है, तो ए कार्टेशियन बी का ऑर्डर का कितना आ जाएगा, पी इंटू क्यू। इंडेक्स एंड मैंने बता ही दिया कि अगर मेरा ये ए से 100 तक जा रहा है तो ये लेबलिंग कहने का मतलब 1 2 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3, अगर मैं 55 लिखूँ तो 55 के 5 के बाद ऊपर वो बताता है 56 आएगा। ठीक है, अब आते हैं फंक्शन। फंक्शन क्या होता है कि दो नॉन एम्प्टी सेट होते हैं, टू नॉन एम्प्टी सेट, एक रूल डिफाइंड होता है कि ईच member of A, each member X of A is unique member of V। मतलब A का एक एलिमेंट B के एक एलिमेंट से मिलना चाहिए। देख, जैसे एग्जांपल लेते हैं कि इसकी मेरे को यूनिक इमेज मिल रही है, इसकी मेरे को यूनिक इमेज मिल रही है, इसकी मेरे को यूनिक इमेज मिल रही है, इसकी मेरे को यूनिक इमेज मिल रही है। इसमें इसकी मेरे को यूनिक इमेज मिल रही है, इसकी मेरे को ये इमेज भी मिल रही है, ये इमेज भी मिल रही है, ये नॉट यूनिक। अगर सपोज दैट ये 1 है, ये मेरा 2 है, ये मेरा 3 है, तो 1 2 पे भी जा रहा है और 1 3 पे भी जा रहा है, तो ये यूनिक इमेज नहीं है, तो ये मेरा फंक्शन नहीं है। ये ये इस पे जा रहा है यूनिक है, ये इस पे जा रहा है यूनिक है, ये इस पे जा रहा है ये यूनिक है, इस पे जा रहा है ये यूनिक है, ये इस पे जा रहा है ये यूनिक है, ये इस पे जा रहा है ये यूनिक है, ये इस पे जा रहा है यूनिक है, ये इस पे जा रहा है यूनिक है, बट इसकी कोई इमेज नहीं है, बट बोला ईच मेंबर, इसकी कोई इमेज नहीं है, इसलिए ये फंक्शन नहीं है। अब आते हैं प्री इमेज। प्री इमेज और इमेज क्या होता है, अगर जो बी के एलिमेंट है, अगर मेरा फंक्शन ए टू वी डिफाइंड है, तो जो बी के एलिमेंट होते हैं उसको बोलते हैं इमेज, और जो ए के एलिमेंट होते हैं उसको बोलते हैं प्री इमेज। अगर मैं लिखूं तो इमेज इज इक्वल टू आउटपुट, प्री इमेज इज इक्वल टू इनपुट। ठीक है, अगर डेफिनेशन देखें प्री इमेज की तो ये होती है f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू x belongs to is such that f of x is equal to y। ठीक है,
नंबर ऑफ फंक्शंस कितने होते हैं? ए के पास कितनी चॉइस है? एन चॉइस है। तो ए के पास कितनी चॉइस आ गई? एन चॉइस। बी के पास कितनी चॉइस है? बी के पास ऑल्सो एन चॉइस है। तो बी के पास एन चॉइस, ए टू के पास एन चॉइस होगी। सिमिलरली ए थ्री के पास ऑल्सो एन चॉइस है। ए फोर ए एन के पास ऑल्सो एन चॉइस है। मतलब ए एन के पास, मतलब ए वन के पास एन चॉइस है, ए टू के पास एन चॉइस है, सिमिलरली ए एन के पास एन चॉइस है। एन इंटू एन दस दस एन। तो ये कितने टाइम है? कितनी चॉइस के पास? कितना टाइम कर रहे हैं? एम टाइम। तो एन, एन रेज टू पावर एन के पास, ये एम है। ठीक है, एक सिंपली पहले डोमेन समझ देते हैं। ए को अगर फंक्शन ए टू वी है तो मेरा जो ए है वो कहलाता है डोमेन, वी है जो कहलाता है कोडोमेन। और जो मैप हो रहे ए के एलिमेंट जो मैप हो रहे बी पे उसको बोलते हैं रेंज। सेट ऑफ ऑल एलिमेंट इन बी which are image of एलिमेंट इन द डोमेन। मतलब उसकी इमेज है कोई ना कोई, किसके रेस्पेक्ट में? डोमेन के रेस्पेक्ट में। उससे बोलते हैं रेंज। जैसे ये मेरा सेट ए है, यहाँ से मैंने x इनपुट डाला। इनपुट का मतलब प्री इमेज। इनपुट का मतलब मैंने बताया था ना, इनपुट मतलब प्री इमेज। तो ये प्री इमेज है, ये मैंने डाला फंक्शन में। मशीन है, जैसे मैंने यहाँ पे मान ले कि गेहूं डाले और यहाँ पे कुछ मैंने मशीन लगा दी, ये मशीन लगा दी, तो यहाँ पे मेरे को क्या मिलेगा? आटा। किसका? गेहूं का। तो जो आटा मिला है, मैंने गेहूं डाला तो आटा मिला, मतलब यूनिक मिला है, तो उसको बोलते हैं अपन, ये मेरा फंक्शन हो गया। गेहूं डाला मतलब ये हो गया मेरा डोमेन। आटा मिला मतलब ये होगी मेरी रेंज। और आटे के साथ अगर मेरे को भूसा मिला है, आटे का भूसा, वो हो गया मेरा, मतलब ये दोनों हो गए मेरे कोडोमेन। ये मेरे पूरे पूरा हो गया कोडोमेन। ठीक है, नेक्स्ट, रेंज इज ऑलवेज सबसेट ऑफ कोडोमेन। रेंज हमेशा सबसेट होता है कोडोमेन का। ठीक है, जैसे अगर मैं x लूं, चेक कैसे करते हैं अभी? अगर डोमेन फाइंड करना है तो x एक्सिस देखते हैं, और कोडोमेन फाइंड करना है तो y एक्सिस फाइंड आउट करते हैं। जैसे ये मेरा फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। कैसा ग्राफ होता है इसका? इस तरीके का। तो मेरे को चेक करना है इसका डोमेन पहले। तो डोमेन के लिए क्या करते हैं? फाउंड द एक्स एक्सिस। तो ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस का है ये ऐसा बढ़ता बढ़ता जाएगा। तो ये माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा, ये इधर प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा। सॉरी, ये इधर माइनस इन्फिनिटी तक, इधर प्लस इन्फिनिटी तक। तो इसका डोमेन क्या हो गया? आर। ऐसे वर्टिकल लाइन खींच के चेक कर सकते हैं अपन। ठीक है, फिर कोड, फिर इसका डोमेन क्या होगा? 1/x। एक्स कहाँ डिफाइंड नहीं है? जीरो पे। अगर 1/0 हो गया तो इन्फिनिटी, इन्फिनिटी इज नॉट डिफाइंड। तो मेरा पूरा का पूरा रियल नंबर -0 कर दो तो इसका कोडोमेन आ जाएगा। इसका कोडोमेन क्या है? इसका कोडोमेन है ये, क्योंकि रूट एक्स का ग्राफ क्या होता है? मेरा रूट एक्स का ग्राफ होता है इस तरीके का। ठीक है, तो इसका ये 0 से कहाँ तक जा रहा है? इन्फिनिटी तक।
इसका डोमेन हो गया 0 to infinity। डोमेन कहाँ से कहाँ तक कहाँ फाइंड करते हैं, एक्स एक्सिस पे, कोडोमेन वाई एक्सिस पे। सपोज दैट कि मेरा ये ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस, ये मेरा क्या हुआ, ये मेरा हो गया एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस कहाँ से कहाँ तक है, ये मान लीजिए एक्स नोट है, ये एक्स वन है, तो मेरा डोमेन मिल गया एक्स नोट टू एक्स वन। कोडोमेन फाइंड करना है तो ये ये कहाँ तक जा रहा है, ये मान लें कि वाई नॉट है, ये वाई वन है, तो मेरा कोडोमेन मिल गया वाई नॉट कॉमा वाई वन। A vertical line intersects the graph of f in more than 2 points. It cannot be graph. It cannot be function. जैसे ये मेरा किसका ग्राफ है, x इज इक्वल टू एक्स क्यूब का, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का। तो अगर मैं वर्टिकल लाइन खींचूं तो एटलीस्ट 1 पॉइंट पे हिट कर रहा है, नॉट टू और मोर देन पॉइंट। जैसे अगर मैं ये लूँ तो इसमें वर्टिकल लाइन खींचूं तो 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो ये मेरा फंक्शन नहीं है। जैसे x इज इक्वल टू मैंने 4 ले लिया, तो y की वैल्यू मेरे पास 2 मिलेगी, या तो 2 का स्क्वायर या -2 का स्क्वायर। तो मेरे को यूनिक इमेज नहीं मिल रही, 4 की नॉट यूनिक इमेज, 2 इमेज मिल रही है, तो मेरा फंक्शन नहीं है। सिमिलरली ये मेरा फंक्शन नहीं है, क्योंकि अगर मैं वर्टिकल लाइन कह रहा हूँ तो 2 से ज़्यादा पॉइंट पे कट कर रहा है, तो मेरा फंक्शन नहीं है। अब कल पढ़ेंगे अपन क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन।